वेलकम दोस्तों। आज हम बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के केमिस्ट्री के 3 नंबर पाठ धातु एवं अधातु को पढ़ेंगे। इसके महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं धातु किसे कहते हैं। तो वैसे तत्व जो विद्युत धनात्मक, आघात वर्धनीय, तन्य, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक, चमकीला और कठोर होते हैं उसे धातु कहते हैं। जो विद्युत धनात्मक होते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम पर प्लस चार्ज होता है, एल्यूमिनियम पे प्लस चार्ज होता है, यानी जिसका चार्ज पॉजिटिव हो। जो आघात वर्धनीय होते हैं, आघात वर्धनीय का मतलब जिसे पीट पीट कर पतला पत्थर बनाया जा सके। और तन्य का मतलब होता है जिसे खींच खींच कर लंबा तार बनाया जा सके। और ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक हो। ऊष्मा का मतलब एक भाग गर्म किया जाए तो दूसरा भाग स्वतः गर्म हो जाएगा। तथा विद्युत का सुचालक हो, यानी उससे इलेक्ट्रिक करंट आसानी से प्रवाहित हो जाए। उसके बाद चमकीला और कठोर हो, उसे धातु कहते हैं। जैसे सोडियम क्या होता है, विद्युत धनात्मक होता है, सोडियम पर +1 चार्ज होता है। उसके बाद मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, लेड, लेड मतलब शीशा होता है, कॉपर मिस तांबा होता है। उसके बाद सोना, एल्यूमिनियम, यह सभी धातु हैं। नेक्स्ट है अधातु किसे कहते हैं। तो वैसे तत्व जो विद्युत धनात्मक नहीं होते हैं, यानी वह विद्युत ऋणात्मक होते हैं, आघात वर्धनीय नहीं होते हैं, तन्य नहीं होते हैं, ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक, चमकीला और कठोर नहीं होते हैं। यानी जो धातुओं के अंदर गुण होते हैं वह अधातुओं में नहीं होते हैं, तो उसे अधातु कहते हैं। जैसे कार्बन अधातु है, यह विद्युत ऋणात्मक होता है। सल्फर, इन सभी को पीटने पर यह पत्थर नहीं बनाए जा सकते हैं, यह चकनाचूर हो जाते हैं। अधातु को पीट पीट कर पतला पत्थर नहीं बनाया जा सकता है और ना ही इसे खींच खींच कर लंबा तार बनाया जा सकता है। आघात वर्धनीय का मतलब पीट पीट कर पतला पत्थर बनाया जा सकता है। तन्य का मतलब खींच खींच कर लंबा तार बनाए जा सकते हैं। तो यह दोनों गुण अधातुओं में नहीं होते हैं। यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक भी नहीं होते हैं, यानी यह ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। उसके बाद चमकीला भी नहीं होते हैं, कठोर भी नहीं होते हैं, तो उसे अधातु कहते हैं। जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी अधातु कहलाते हैं। नेक्स्ट है धातुओं के भौतिक गुण। तो पहला गुण होता है धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं, यानी धातुओं पर प्लस चार्ज होता है। जैसे सोडियम पर +1 चार्ज होता है, एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज होता है। +3 चार्ज का मतलब होता है 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। जैसे यह सोडियम जो है, सोडियम पर +1 चार्ज होता है, इसका मतलब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। मैग्नीशियम पर +2 चार्ज होता है, इसका मतलब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर सकता है। दूसरा इसका गुण है धातुएं आघात वर्धनीय होती है। आघात वर्धनीय का मतलब इसे पीट पीट कर पतला पत्थर बनाया जा सकता है। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इस सब को पीट पीट कर पतला से पतला पत्थर बनाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, तीसरा गुण है धातुएं तन्य होती है। तन्य का मतलब इसे खींच खींच कर लंबा तार बनाया जा सकता है। जैसे 2 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, यह तन्यता है। या जो इलेक्ट्रिक तार देखिएगा उसमें बहुत पतले पतले तार होते हैं, वह जो है काफी तन्य होते हैं, इसलिए उसे पतले तार बनाए जा सकते हैं और वे सभी धातुएं होते हैं। चौथा इसका गुण है धातुओं के द्रवणांक और क्वथनांक कुछ होते हैं। द्रवणांक का मतलब जिस ताप पर कोई पदार्थ पिघलना प्रारंभ करता है उसे उस ताप का द्रवणांक कहते हैं, तथा जिस ताप पर कोई पदार्थ वाष्पित होना प्रारंभ करता है उसे क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल का द्रवणांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो धातुओं के द्रवणांक और क्वथनांक दोनों काफी उच्च होते हैं। अगला इसका गुण है धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। इससे इलेक्ट्रिक करंट भी प्रवाहित हो जाता है। और ऊष्मा का मतलब एक भाग को गर्म किया जाएगा तो दूसरा भाग गर्म हो जाएगा। इसीलिए धातुओं का इस्तेमाल हम लोग खाना पकाने के लिए करते हैं, क्योंकि एक भाग गर्म किया जाता है तो दूसरा भाग भी गर्म हो जाता है और गर्म होकर उसका सभी हिस्सा पक जाता है। इसलिए धातुएं विद्युत धनात्मक और ऊष्मा की सुचालक होती है। अगला इसका गुण है धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसे धातुई चमक कहते हैं, जबकि अधातुओं में उस प्रकार की कोई चमक नहीं होती है। अगला इसका गुण है धातुएं कठोर होती है, लेकिन अधातुएं जो होती है वह कठोर नहीं होती है। उसे हथौड़े से पीटने पर वह चकनाचूर हो जाती है, भंगुर हो जाती है।
धातुओं को हथौड़े से पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। धातुओं को जब भी हथौड़े से पीटा जाता है, जैसे लोहा को हथौड़े से पीटा जाएगा या चांदी को या एल्यूमिनियम को हथौड़े से पीटा जाएगा, तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे धातुई ध्वनि कहते हैं। धातुएं कमरे के ताप पर सामान्यतः ठोस होती है, सिर्फ पारा को छोड़कर अपवाद में पारा आएगा। पारा यानी मरकरी एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में होता है। बाकी जितनी भी धातुएं हैं वह कमरे के ताप पे ठोस अवस्था में होता है। पारा का इस्तेमाल पारा तापमापी यानी थर्मामीटर में करते हैं। थर्मामीटर जिससे बुखार मापा जाता है, उसमें देखिएगा तो उसमें व्हाइट कलर का पारा ही होता है। तो पारा कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में होती है, बाकी सभी धातुएं कमरे के ताप पे ठोस अवस्था में होती है। कमरे का ताप का मतलब जितना नॉर्मल ताप होता है, और कमरे के ताप को 27 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। कमरे के ताप को 27 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। नेक्स्ट है धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण क्या है? तो सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड बनाती है। जैसे सोडियम धातु है, ऑक्सीजन के साथ संयोग करके सोडियम मोनोऑक्साइड बनाया। Na2 यहाँ पे O मिस कर गए हैं, इसीलिए O होगा। तो सोडियम में ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है, सोडियम और ऑक्सीजन संयोग करता है तो सोडियम मोनोऑक्साइड बनता है। यहाँ पे ऑक्साइड बना रहा है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है मैग्नीशियम में ऑक्सीजन संयोग करेगा तो मैग्नीशियम मोनोऑक्साइड बनेगा। यानी धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड बनाती है। इसका अगला गुण है धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। जैसे सोडियम धातु है और यह HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो यह धातु का अम्ल के साथ जब अभिक्रिया होता है तो इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। यह सोडियम क्लोराइड बन गया और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है, तो धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। यहाँ पे अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रही है जिससे हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। नेक्स्ट है अधातुओं के गुण। अधातुओं के भौतिक गुण को हम लोग पढ़ेंगे। अधातुएं सामान्य ताप पर ब्रोमीन को छोड़कर ठोस एवं गैस के रूप में पाई जाती है। अधातुएं ठोस एवं गैस के रूप में पाई जाती है। सिर्फ ब्रोमीन ही एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है कमरे के ताप पे, बाकी सभी ठोस एवं गैस अवस्था में पाई जाती है। जैसे हाइड्रोजन अधातु है या सल्फर अधातु है जो ठोस अवस्था में पाई जाती है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यह सब गैस अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट इसका दूसरा गुण है अधातुएं प्रायः भंगुर होती है। अधातुओं को हथौड़े से पीटने पर यह भंगुर हो जाती है, चकनाचूर हो जाती है, तो अधातुएं प्रायः भंगुर होती है। अगला पॉइंट है, इसका अगला गुण है अधातुओं में प्रायः कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। सिर्फ आयोडीन को छोड़कर अधातुओं में कोई भी विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। अधातुओं में कोई भी चमक नहीं होती है, जबकि धातुओं में चमक होती है। अगला पॉइंट है अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है। अधातुओं से ऊष्मा और विद्युत नहीं निकल सकता है। अपवाद में एक ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट अधातु है, फिर भी इससे जो है वह क्या हो सकता है, विद्युत की सुचालक होती है। उसके बाद आयोडीन भी विद्युत की सुचालक होती है। तो आयोडीन और ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक होती है, बाकी सभी अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। अधातुओं की संख्या कुल कितनी है? तो 24 अधातुओं की संख्या है। नेक्स्ट है अधातुएं मुलायम होती है। धातु कठोर होती है लेकिन अधातु मुलायम होती है। अगला है हथौड़े से पीटने पर अधातुओं में कोई ध्वनि नहीं निकलती है। यानी हथौड़े से जब भी अधातु को पीटा जाता है तो वह चकनाचूर हो जाती है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है। एक हाइड्रोजन पर ही +1 चार्ज होता है। बाकी जितने भी अधातुएं ऑक्सीजन, फ्लोरीन या क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सभी अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है। अधातुओं के रासायनिक गुण। तो अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है और सल्फर ऑक्सीजन के साथ संयोग करके सल्फर डाइऑक्साइड बना रही है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाते हैं? तो वह अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे सल्फर ऑक्सीजन के साथ संयोग करके सल्फर डाइऑक्साइड बना रहे हैं
और अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार है तथा ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। विश्व तापन की समस्या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है और अम्लीय वर्षा सोडियम सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। अगला इसका रासायनिक गुण है अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। कोई भी अधातु है वह जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में क्या अंतर होता है? तो धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जबकि अधातुओं में कोई चमक नहीं होती है। अपवाद आयोडीन और ग्रेफाइट में धातुई चमक होती है, बाकी किसी भी अधातु में धातुई चमक नहीं होती है। इसका दूसरा जो है अंतर है, यानी धातु और अधातु के भौतिक गुण लिख देना है और जबकि लगा देना है। जैसे इसका दूसरा भौतिक गुण में अंतर है, धातुएं प्रायः विद्युत धनात्मक होती है जबकि अधातुएं प्रायः विद्युत ऋणात्मक होती है। धातु पर प्लस चार्ज होता है लेकिन अधातु पर माइनस चार्ज होता है। सिर्फ हाइड्रोजन ही एक ऐसा धातु है जिसपे प्लस चार्ज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है धातुएं प्रायः ऊष्मा या विद्युत की सुचालक होती है। यह हम लोग धातु और अधातु के भौतिक गुणों में अंतर पढ़ रहे हैं। तो धातुएं प्रायः ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, इससे ऊष्मा और करंट आसानी से प्रवाहित हो जाता है, जबकि अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, इससे ना ही हीट का प्रवाह होता है और ना ही करंट का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है। सिर्फ हाइड्रोजन और ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक होती है, बाकी सब विद्युत की कुचालक होती है। अपवाद में हाइड्रोजन और ग्रेफाइट ही एक ऐसी धातु है जो विद्युत की कुचालक होती है। दो ऐसी धातु है जो विद्युत की सुचालक होती है, बाकी सभी विद्युत की कुचालक होती है। टोटल अधातु की संख्या 24 है। इसमें से हाइड्रोजन और ग्रेफाइट ही विद्युत की सुचालक होती है, यानी इससे इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह होता है। बाकी सभी अधातुओं में इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह नहीं होता है। अगला पॉइंट है साधारण ताप पर धातुएं प्रायः ठोस होती है। साधारण ताप पर सभी धातुएं ठोस होती है सिर्फ पारा को छोड़कर। पारा साधारण ताप पर द्रव अवस्था में होती है, जबकि अधातुएं साधारण ताप पर ठोस या गैस अवस्था में होती है। सिर्फ ब्रोमीन को छोड़कर। ब्रोमीन ही एक ऐसी धातु है जो साधारण ताप पर भी द्रव अवस्था में होती है। नेक्स्ट इसका अपवाद है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है धातुएं आघातवर्धनीय तथा तन्य होती है। आघातवर्धनीय का मतलब जिसे खींच कर, जिसे पीट कर पतला पत्थर बनाया जा सके। जिस धातु को पीट कर पतला पत्थर बनाया जा सकता है उसको आघातवर्धनीय गुण कहते हैं। और जिसे खींच कर लंबा तार बनाया जा सके वह तन्य कहलाता है। जैसे 2 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाए जा सकते हैं। या इलेक्ट्रिक वायर में जो पतले पतले तार होते हैं सभी धातु के बने होते हैं। और पतला से पतला पत्थर बनाया जा सकता है धातुओं को, जिसे हम आघातवर्धनीय कहते हैं। जबकि अधातुएं आघातवर्धनीय तथा तन्य नहीं होती हैं। अधातुएं जो होती हैं वह ना ही आघातवर्धनीय होती है और ना ही तन्य होती है। अपवाद में प्लास्टिक गंधक यह तन्य होता है, बाकी सभी तन्य नहीं होता है। अगला इसका गुण है धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं। धातुओं के जो घनत्व होते हैं वह उच्च होते हैं, जबकि अधातुओं के घनत्व निम्न होते हैं। जो भी धातु है उसके घनत्व उच्च होते हैं, यानी कम एरिया में ज्यादा भार ला देते हैं धातु। जैसे छोटा सा लोहा होता है जो 1 केजी 2 केजी का हो जाता है, लेकिन अधातु घनत्व निम्न होते हैं। यह ज्यादा एरिया में कम भार एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट इसका जो है अंतर है हथौड़े से पीटने पर धातुओं में एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है जिसे धातुई ध्वनि कहते हैं, जबकि अधातुओं को हथौड़े से पीटने पर यह टूटकर चूर हो जाती है। रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में क्या अंतर है? तो धातुओं के परमाणु धनायन होते हैं, जैसे पोटेशियम पर प्लस चार्ज, सोडियम पे प्लस चार्ज, कैल्शियम पे प्लस चार्ज। जबकि अधातुओं के परमाणु ऋणायन होते हैं, जैसे क्लोरीन धातु है इस पे ऋणात्मक चार्ज, ब्रोमीन पर भी माइनस चार्ज, सल्फर पर भी माइनस चार्ज। दूसरा इसका जो है अंतर है धातुओं के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाने पर चूना जल बन जाता है। CaOH का होल ट्वाइस का मतलब होता है चूना जल। धातुओं के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं।
और यह जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यह क्या हो गया, अधातु के ऑक्साइड हो गया, और यह जल हो गया। जल से जब अभिक्रिया करेगा कार्बन डाइऑक्साइड तो यह अम्ल बनाएगा। H2CO3 अम्ल का नाम है। नेक्स्ट है रासायनिक बंधन किसे कहते हैं। तो वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखने वाला बल ही रासायनिक बंधन कहलाता है। जब किसी अणु में परमाणु को एक साथ बांध कर जो बल रखता है उसे हम रासायनिक बंधन कहते हैं। जो बल रखता है उसे रासायनिक बल कहते हैं। जैसे अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर जो बल रखता है उसे रासायनिक बल कहते हैं। तथा रासायनिक बंधन किसे कहते हैं, तो अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखने वाला बंधन को रासायनिक बंधन कहते हैं। रासायनिक बंधन दो प्रकार के होते हैं, विद्युत संयोजक बंधन या इसी को आयनिक बंधन कहते हैं, इसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। सहसंयोजक बंधन या इसे इंग्लिश में कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो वैद्युत संयोजक बंधन और आयनिक बंधन क्या है इसको समझ लेते हैं। तो वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन वह बंधन है जिसमें दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, यानी ट्रांसफर होता है। तो ट्रांसफर के फल स्वरूप बने रासायनिक बंधन को वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं। दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का जब स्थानांतरण होता है तो उसके पश्चात जो बंधन बनता है उसे वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसे पोलर बॉन्ड भी कहते हैं, जिसे हिंदी में ध्रुवीय बंधन कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड बन रहा है तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन अधिक। सोडियम क्या है, तो यह धातु है इसलिए यह विद्युत धनात्मक है। क्लोरीन क्या है, यह अधातु है इसलिए यह विद्युत ऋणात्मक है। और यह दोनों जब साझा करेंगे तो इसमें क्या होगा कि यह अपना प्लस चार्ज इसको दे देगा, क्योंकि इसको एक की जरूरत है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, इसलिए इसे हम आयनिक बंधन कहेंगे या इसे ध्रुवीय बंधन या वैद्युत संयोजक बंधन कहेंगे। नेक्स्ट है वैद्युत संयोजकता किसे कहते हैं। तो किसी तत्व के परमाणु के आयन में परिवर्तित होने के लिए त्यक्त या प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की वैद्युत संयोजकता कहलाती है। जब कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है या जितना इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन वह किसी अन्य परमाणु से लेता है तो उस इलेक्ट्रॉनों की संख्या को वैद्युत संयोजकता कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड के बनने में सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग, जैसे यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन का यह त्याग कर रहा है और यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है इसलिए सोडियम की वैद्युत संयोजकता एक होगी, तथा क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए क्लोरीन की भी वैद्युत संयोजकता एक ही होगी। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए हुए हैं कि सोडियम क्लोराइड के बनने में सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तथा क्लोरीन का परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं। अतः सोडियम की वैद्युत संयोजकता +1 होगी और क्लोरीन की वैद्युत संयोजकता -1 होगी। इसी तरह मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, कैल्शियम भी 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तथा ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉनों का यह ग्रहण करता है। इसलिए मैग्नीशियम, कैल्शियम और ऑक्सीजन की संयोजकता +2 होगी, जिसमें ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऑक्सीजन की वैद्युत संयोजकता -2 होगी तथा मैग्नीशियम और कैल्शियम की वैद्युत संयोजकता +2 होगी। यहाँ पे गलती से तीनों का +2 लिखा गया है। तो मैग्नीशियम की वैद्युत संयोजकता +2 होगी, कैल्शियम की भी +2 होगी, लेकिन ऑक्सीजन की वैद्युत संयोजकता -2 होगी। नेक्स्ट है सहसंयोजक बंधन यानी कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं। तो जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं तब उनके बीच बना हुआ रासायनिक बंधन सहसंयोजक बंधन कहलाता है। इसमें क्या है, इसमें जो है पहला जो है यहाँ पे बंधन है वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन। तो वैद्युत
संयोजक बंधन या आयनिक बंधन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, लेकिन सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। तो साझा करके जब यह अपना अष्टक पूरा करते हैं तब उनके बीच जो बॉन्ड बनता है, जो बंधन बनता है, उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। एकल सहसंयोजक बंधन, जब एक इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो उसे एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो उसे द्विक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। और जब 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो उसे त्रिक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जैसे सहसंयोजक बंधन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे सहसंयोजक बंधन का एग्जाम्पल जो है इसी में से ले लेते हैं। हाइड्रोजन हो जाएगा, H2 हो जाएगा। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और इसके 2 गो हाइड्रोजन परमाणु है तो इसके भी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो यह अपना अष्टक पूरा करने के लिए इससे यह साझा कर लेगा, इससे यह साझा कर लेगा, तो इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी यह इलेक्ट्रॉन है, इसका भी 2, इसका भी 2, इसलिए यह साझा कर लिया, इसीलिए इसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच जो बंधन बनेगा, जो बॉन्ड बनेगा, इसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, इसलिए एकल सहसंयोजक बंधन। तो यह जो है H2 क्या है, सहसंयोजक बंधन का एग्जाम्पल है। CO2 क्या है, सहसंयोजक बंधन का एग्जाम्पल है। Cl2 क्या है, यह भी सहसंयोजक बंधन का एग्जाम्पल है। आगे हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो एकल सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं, जब 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के सिर्फ 1 युग्म का साझा होता है, यानी 1 जोड़ा का साझा होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तब उनके बीच बने बंधन को एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन अणु का बनना, इसके बाहरी कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 है, इसके भी बाहरी कक्षा में कई गो है, 1 गो इलेक्ट्रॉन है, यह भी 1 इलेक्ट्रॉन, यह भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो यह अपना अष्टक पूरा करने के लिए इसको भी 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए, अतः यह क्या कर लिए, साझा कर लिए। तो जब साझा कर लिए तो इसे ही हम क्या कहेंगे, सहसंयोजक बंधन कहेंगे। जैसे मीथेन अणु का बनना, तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं, और कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्रॉस से सूचित करते हैं। जैसे कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगी, और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है दूसरी कक्षा में, इसलिए इसे 4 गो चाहिए, तो 4 गो हाइड्रोजन परमाणु को रख लेगा। तो इसका अष्टक पूरा करने के लिए सबसे साझा कर लेगा। तो कार्बन का देखिए 2 4 6 और 8 हो गया, हाइड्रोजन भी अपना साझा कर लेगा, अतः हाइड्रोजन का भी 2 हो गया। तो मीथेन अणु में जो मीथेन है CH4, इसमें कौन सा बंधन होता है, सहसंयोजक बंधन होता है, क्योंकि इसमें 1 परमाणुओं का साझा हुआ होता है। अगला इसका जो है, अगला है द्विक सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं। तो जब संयोग करने वाले दोनों परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, जब 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, 2 परमाणुओं के बीच जब 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो उसे द्विक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन को कितना चाहिए, 4 चाहिए, और ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 2 चाहिए, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 6 है तो इसको 2 चाहिए। तो कार्बन के 2 परमाणु से यह साझा कर लेगा और यह साझा कर लेगा। तो देखिए कार्बन का गिनिए, इसका भी कितना हो गया, 4 और 4 इधर 8 हो गया, और ऑक्सीजन का गिनिए 2 2 4 और 2 को कार्बन के साथ साझा कर लिया, और 6 इसके पास है, 2 को कार्बन के साथ साझा कर लिया था, 8 इसका भी हो गया, ऑक्सीजन का भी 8 हो गया। उसी तरह ऑक्सीजन का बनना,
तो ऑक्सीजन O2 का बनना, जैसे यह कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसका हो जाएगा CO2 का बनना, इसीलिए ऑक्सीजन 2 होता है, कार्बन 1 होता है। O2 का बनना, तो ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके भी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 2-2 साझा कर लेंगे तो इस तरह से 8-8 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन में द्विक सहसंयोजक बंधन बनता है। त्रिक सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं, या इसे ही त्रिबंधन कहते हैं। तो जब दो परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तब उन परमाणुओं के बीच बने बंधन को त्रिक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन के कितने परमाणु संख्या होते हैं, 5 होते हैं। तो पहली कक्षा में कितने नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है, तो पहली कक्षा में 2 आएगी और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5 आएंगे। तो इसे 3 चाहिए, अतः 3-3 साझा कर लेंगे। तो देखिए बाहरी कक्षा में इसके 5 है, इस नाइट्रोजन के भी बाहरी कक्षा में 5 है, तो 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया तो इसका भी कितना हो गया, 8 हो गया। गिनिए 6 और 2 8, 3 को साझा किया और इसके 5 गो है, 5 गो पहले से ऑलरेडी है, 3 गो साझा किया, 8 गो हो गया। इसका भी जो है 5 गो पहले से है, 3 गो साझा कर लिया तो 8 हो गया। अतः नाइट्रोजन के बीच त्रिबंधन बनता है, यानी त्रिक सहसंयोजक बंधन बनता है। नेक्स्ट है खनिज किसे कहते हैं। तो पृथ्वी की परत में विद्यमान धातु युक्त ठोस पदार्थ तत्व या यौगिक खनिज कहलाते हैं। पृथ्वी की परत में जो कुछ भी विद्यमान होता है जिसमें धातु होता है वह खनिज कहलाता है। उस धातु में चाहे तत्व हो या यौगिक हो वह खनिज कहलाते हैं। तो पृथ्वी की परत में कोई भी ठोस पदार्थ होता है जिसमें कुछ न कुछ धातु होता है तो वह खनिज कहलाते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, यह सब क्या है, खनिज है। सोडियम क्लोराइड इसमें धातु है, कैल्शियम कार्बोनेट इसमें धातु है, अतः यह खनिज कहलाएंगे। अयस्क किसे कहते हैं। तो जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु विद्यमान होते हैं, वैसा खनिज जिसमें प्रचुर यानी ज्यादा मात्रा में धातु हो वह क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है। तथा जिसे कम खर्च से और आसानी से धातु प्राप्त की जा सके उसे अयस्क कहते हैं। जैसे बॉक्साइट से आसानी से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जा सकता है, उसी तरह मिट्टी से भी। मिट्टी का सूत्र Al2O3 × 2SiO2 × 2H2O होता है। दोनों ही एल्यूमिनियम के खनिज हैं क्योंकि इससे एल्यूमिनियम आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो प्रत्येक अयस्क को हम खनिज नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक अयस्क को हम खनिज कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक खनिज को अयस्क नहीं कह सकते हैं। प्रत्येक अयस्क को खनिज कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक खनिज को अयस्क नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जिस खनिज में धातु की मात्रा अधिक होगी वह अयस्क कहलाएगा और जिस खनिज में धातु की मात्रा कम होगी वह अयस्क नहीं कहलाएगा। तो ऐसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक हो, बहुत अधिक मात्रा में हो तथा जिसे कम खर्च से और आसानी से धातु प्राप्त की जा सके उसे ही हम अयस्क कहते हैं। खनिज को ही अयस्क कहते हैं, लेकिन अयस्क को खनिज नहीं कह सकते हैं क्योंकि अयस्क में धातु की मात्रा अधिक होती है, लेकिन खनिज में धातु की मात्रा अधिक भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। सिर्फ धातु होना चाहिए वह खनिज कहलाएगा, लेकिन अगर धातु अधिक होगा तो वह खनिज भी कहलाएगा, अयस्क भी कहलाएगा। तो जिसमें ज्यादा प्रचुर मात्रा में धातु विद्यमान होता है उसे ही हम अयस्क कहते हैं। धातु कर्म किसे कहते हैं। तो अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण एवं उनके शोधन की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। अयस्क से जब हम धातु निकालते हैं, उसे निष्कर्षण करके उसमें से अशुद्धि दूर करके जब हम धातु निकालते हैं तो उसे ही हम धातु कर्म कहते हैं। उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को धातु कर्म कहते हैं। गैंग किसे कहते हैं। तो अयस्कों में उपस्थित अवांछनीय पदार्थ यानी जो बर्बाद पदार्थ होते हैं जिसका हमें जरूरत नहीं है, जैसे बालू, कंकड़, मिट्टी आदि की जरूरत नहीं है, अतः यह गैंग कहलाएंगे। अयस्क का सांद्रण किसे कहते हैं। तो अयस्क में विद्यमान अपद्रव्यों को दूर करना। अयस्क में जो अपद्रव्य होते हैं, जो अशुद्धि होते हैं, उस अशुद्धि को जब दूर किया जाता है तो उसे ही अयस्क का सांद्रण कहा जाता है। निस्तापन किसे कहते हैं। तो जब अयस्क को उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति में
या अपर्याप्त आपूर्ति में उसके द्रवणांक से कम ताप पर धातु को ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। जैसे धातु 600 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है तो 600 डिग्री सेल्सियस उसका क्या कहलाएगा, द्रवणांक कहलाएगा। और इससे कम ताप पर जब गर्म किया जाएगा और गर्म करके धातु को इसके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाएगा तो उसे निस्तापन कहते हैं। जैसे किसी धातु का द्रवणांक जो है 300 डिग्री सेल्सियस है, यानी वह धातु 300 डिग्री सेल्सियस पर पिघलेगी, तो इससे कम ताप पर गर्म किया जाता है और गर्म करके उसे धातु को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। नेक्स्ट है भर्जन किसे कहते हैं, तो सल्फाइड अयस्कों को वायु की पर्याप्त आपूर्ति में निस्तापन में क्या होता है, वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, जबकि भर्जन में वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो वायु की पर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में तीव्रता खूब तेजी से गर्म करके धातु को ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। इसमें क्या होता है, काफी तेजी से गर्म किया जाता है, लेकिन निस्तापन में उसके द्रवणांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है, लेकिन इसको वायु की आपूर्ति में तेजी से गर्म किया जाता है। तीव्रता से गर्म करके धातु को ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। नेक्स्ट है गालक किसे कहते हैं, तो गालक वह पदार्थ है जिसे निस्तापित या भर्जित अयस्क एवं कोक के साथ मिश्रित कर मिश्रण को गर्म किया जाता है। गालक वह पदार्थ होता है जिसे जब निस्तापन किया जाता है तो कोई अयस्क प्राप्त होता है या भर्जन किया जाता है तो कोई अयस्क प्राप्त होता है। उसको और कोक के साथ मिश्रण करके मिला करके जब गर्म किया जाता है वही गालक होता है। गालक जो होता है वह निस्तापित या भर्जित अयस्क और उसमें कोक मिलाकर गर्म किया जाता है अयस्कों के सांद्रण के लिए। नेक्स्ट है धातुमल किसे कहते हैं, तो द्रावक अयस्क में उपस्थित अद्रवणशील। अद्रवणशील का मतलब जो घुलता नहीं है, तो जो नहीं घुलता है उसको अपद्रव्यों के साथ संयोग करके उन्हें द्रवणशील पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। जब अयस्क का सांद्रण किया जाता है उसके अंदर से अशुद्धि निकाला जाता है, अयस्क को शुद्ध किया जाता है, तो उसमें कुछ पदार्थ जो घुल जाते हैं उसे तो आसानी से दूर किया जा सकता है, लेकिन जो नहीं घुलता है उसमें हम क्या करते हैं, धातुमल द्रावक अयस्क में उपस्थित अद्रवणशील अपद्रव्यों के साथ संयोग करके उन्हें द्रवणशील पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। यानी जो नहीं घुलने वाला पदार्थ होता है वह अयस्क से कैसे निकलेगा, तो उसे धातुमल में मिलाकर और उसको भी घुलाकर और अलग किया जाता है, जिसे हम धातुमल कहते हैं। तो जब जिसे भी मिलाया जाता है उसमें घुलाने के लिए उसे ही हम धातुमल कहते हैं। नेक्स्ट है प्रगलन किसे कहते हैं, तो धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करके उसे धातु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया प्रगलन कहलाती है। धातु के जो ऑक्साइड होते हैं जैसे सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो उसे कोक के साथ गर्म करके और धातु में बदल दिया जाता है, यानी उसे धातु प्राप्त कर लिया जाता है, धातु प्राप्त किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग प्रगलन कहते हैं। नेक्स्ट है जस्ता या जिंक के प्रमुख अयस्क कौन कौन है, तो जस्ता या जिंक के 3 अयस्क है। जिंक ब्लेंड जिसका रासायनिक सूत्र होता है ZNS, यह हमेशा एग्जाम में पूछता है इसलिए इसे याद कर लीजिएगा। कैलेमाइन ZnCO3 और जिंकाइट ZnO। जिंकाइट का सूत्र होता है ZnO। पारा का प्रमुख अयस्क सिनेबार होता है। पारा का एक ही अयस्क होता है सिनेबार। पारा को थर्मामीटर में लगाया जाता है। थर्मामीटर में जो उजला होता है जो ऊपर चढ़ता है उसमें पारा ही मिलाया जाता है, और पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहता है। तो पारा का प्रमुख अयस्क सिनेबार है। एल्यूमिनियम के भी 3 प्रमुख अयस्क हैं। पहला है बॉक्साइट जिसका रासायनिक सूत्र होता है Al2O3 दूसरा एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है कोरंडम Al2O3। तीसरा एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है क्रायोलाइट जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na3Al F6। क्रायोलाइट के जो सूत्र होता है रासायनिक सूत्र वह Na3Al F6 होता है। नेक्स्ट है संक्षारण किसे कहते हैं, तो धातु की सतह पर वायु के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि की अभिक्रिया के फलस्वरूप
धातु का क्षय धातु का संक्षारण कहलाता है। तो धातु की सतह पर वायु के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि की अभिक्रिया कर लेता है और उस पे लाल भूरे रंग की एक परत जम जाती है जिसे संक्षारण कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम इसे बीजी कहते हैं। जैसे लोहे पर लाल भूरे रंग की परत जम जाती है जिसको बीजिया दाना कहते हैं, तो उसे ही संक्षारण कहते हैं। तो यह कब होता है? जब नमी के संपर्क में रखा जाता है लोहा को या वायु के संपर्क में रखा जाता है तो ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ या जल वाष्प के साथ अभिक्रिया कर लेता है और उस पर बीजी लग जाता है, उसे ही हम संक्षारण कहते हैं। तो आमतौर पर संक्षारण को रोकने के बहुत सारे उपाय हैं। पहला उपाय है धातु की सतह पर लेप चढ़ाकर, जैसे ग्रीज या वर्निश की एक पतली परत चढ़ाकर उसके संक्षारण को रोका जा सकता है। दूसरा, हम लोग क्या काम करते हैं, जैसे लोहे का गेट होता है या कोई वस्तु होता है, उसको अगर संक्षारण को रोकना है, उसके बीजी को रोकना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पे जो है रंगाई कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। और पेंट कर देते हैं तो वह धातु बीजियाने से बच जाता है, यानी संक्षारण होने से बच जाता है। तीसरा, हम लोग काम करते हैं जस्तीकरण करके। धातु को किसी पिघले हुए जस्ता में डुबा देते हैं तो उस धातु पर जस्ता की परत बैठ जाती है जिसे जंग लगने से यानी संक्षारण से बचाया जा सकता है। अगला इसका जो है वह तरीका है विद्युत लेपन द्वारा। वैद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा किसी धातु पर किसी अन्य धातु का लेप चढ़ा दिया जाता है। इसमें क्या होता है, कोई दूसरा धातु होता है और उस पर कोई दूसरा धातु का लेप चढ़ा दिया जाता है और चढ़ा के जो नीचे वाला धातु होता है वह संक्षारण से बच जाता है। या फिर दो या दो से अधिक धातु अथवा एक धातु एवं एक अधातु का मिश्रण कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है और मिश्र धातु में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो मिश्र धातु में परिवर्तित करके भी हम बचा सकते हैं इसको, यानी मिश्र धातु में परिवर्तित करके कोई धातु है उस धातु को मिश्र धातु में परिवर्तित करके भी हम संक्षारण से रोक सकते हैं, किसी धातु को संक्षारण से रोक सकते हैं। नेक्स्ट है मिश्र धातु किसे कहते हैं, तो दो या अधिक धातुओं अथवा एक धातु एवं एक अधातु का समांग मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। समांग का मतलब एक निश्चित अनुपात में, जैसे किसी धातु में कोई अधातु मिलाया जाए तो ऐसा नहीं कहीं जो है, जैसे पीतल है और पीतल में तांबा और जस्ता मिलाया जा रहा है तो कहीं जस्ता ज्यादा हो जाए कहीं पीतल ज्यादा हो जाए तो उसे समांग मिश्रण नहीं कहेंगे। उसके चारों तरफ जब उसको मिलाया जाए तो जिस तरह चीनी में पानी मिलाया जाता है तो चारों तरफ एक जैसा मिठास होती है, उसी तरह तांबा एवं जस्ता में जब मिलाया जाएगा तो तांबा और जस्ता का अनुपात चारों तरफ एक जैसा होना चाहिए, उसे ही हम समांग मिश्रण कहते हैं। और तांबा में जस्ता जब मिलाया जाता है तो उसे मिश्र धातु कहा जाता है। तो हमें एक पीतल प्राप्त होता है जो मिश्र धातु है। इसका फॉर्मूला क्या होता है आप लोग याद कर लीजिएगा, पिताजी। पिताजी याद कर लीजिएगा, पिताजी, जिसमें पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जस्ता, पिताजी। पिताजी, अब यानी अगर कोई पूछेगा पीतल में क्या क्या होता है तो दिमाग में तुरंत चल जाएगा पिताजी, यानी पीतल में पी से पीतल, ता से तांबा, ज से जस्ता हो जाएगा। मिश्र धातु के गुण क्या होते हैं, तो मिश्र धातु जो होते हैं वह अपने अवयवों से अधिक कठोर होते हैं। जैसे पीतल एक मिश्र धातु है, यह तांबा और जस्ता से भी कठोर होता है। पीतल का अवयव कौन है, तांबा और जस्ता, और यह तांबा और जस्ता दोनों से कठोर होते हैं। इसका दूसरा जो है गुण है, यह संक्षारण और रोधक होते हैं। इस पे संक्षारण नहीं लगता, यानी इस पे बीजी नहीं लगता है। इस पे किसी जल वाष्प का या वायु के ऑक्सीजन का प्रभाव बहुत कम होता है। उसके बाद इनके द्रव्यनांक एवं इनकी विद्युत चालकता उनके अवयवों की अपेक्षा कम हो जाती है। द्रव्यनांक का मतलब जिस ताप पे कोई पदार्थ पिघलता है तो उसकी भी कम हो जाती है, और इनकी विद्युत चालकता होती है, जो करंट फ्लो होता है वह धीरे धीरे करंट फ्लो होने लगता है, यानी जो इसका अवयव है उससे कम तेजी से विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह होता है। जैसे पीतल विद्युत धातु का अच्छा चालक नहीं है, जबकि इसका जो अवयव है तांबा या विद्युत का अच्छा चालक है, लेकिन पीतल नहीं है, क्योंकि पीतल का ही अवयव क्या है, तांबा है। इसका अगला गुण है इनकी गुणवत्ता इनके अवयवों की तुलना में बढ़ जाती है। जैसे पीतल में तांबा होता है और जस्ता होता है,
तो तांबा और जस्ता की तुलना में जो पीतल की गुणवत्ता होगी, क्वालिटी होगी, वह बढ़ जाएगी। तो ये था बिहार बोर्ड के 10th क्लास के केमिस्ट्री के पार्ट 3 धातु और अधातु के पाठ के संपूर्ण व्याख्या। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबकी से काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।